ड्रामा की स्टार्टिंग एक लड़की से होती है जो कि एक बिस्तर पर लेटी होती है और बता रही होती है कि वह प्रोफेशन से एक ऑथोरिटी लिए हुए है। उसे एक ब्लू स्कर्ट सोसाइटी ने अप्रोच किया जो कि सिटी के माफिया लोगों को मारने का काम करती है और इस सिटी का सबसे बड़ा माफिया जिसका नाम सिनलिन है उसको अप्रोच करने के लिए उन लोगों ने जेंगी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जेंगी जो है वह एक अच्छी ऑथर है और अच्छी नॉवेल्स लिख चुकी है जिनको सिनलिन पसंद करता है। और अभी यहाँ पर वह सिनलिन के प्लेस पर होती है जहाँ पर सिनलिन उसके क्लोज आता है और उसे अजीब तरीके से चेक करने लगता है और जेंगी कहती है तुम मुझे ऐसे चेक क्यों कर रहे हो। सिनलिन बोलता है क्योंकि मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। आजकल मेरी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है जो मुझे मारना चाहते हैं, जो मुझसे नफरत करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कपड़े चेक कराओ कि तुम्हारे पास कोई ऐसा खतरनाक हथियार तो नहीं है। जिस पर जेंगी कहती है यह शुभकामना खुद कर लूंगी और वह अपने कपड़े उतारकर सिनलिन को दिखा देती है। अब सिनलिन को यहाँ पर ट्रस्ट हो जाता है और वह जेंगी से कहता है अब यहाँ से जाओ, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। जेंगी अब थोड़ा सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसे इस लोकेशन से नहीं जाना था और उसे सिनलिन की नजरों में आना था। इसलिए वह दोबारा से सिनलिन के पास जाती है और कहती है मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या मैं तुम्हारे इस काम में मदद कर सकती हूँ। सिनलिन बोलता है क्या बकवास कर रही हो, और वह दोबारा जाकर बैठ जाता है और यहाँ पर सिनलिन उसे अपने क्लोज खींचने लगता है और उससे कहने लगता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। जेंगी बोलती है हाँ, और वह उसके पैर पर लगी हुई चोट पर दवाई लगाने लगता है। इसके बाद सिनलिन से कहता है तो मैं किसके लिए हूँ, तुम्हारी राइटिंग स्किल्स अच्छी है पर ये जो आइडिया है ना वह मेरे दुश्मनों को मेरी हर एक चॉइस के बारे में पता होगा। जेंगी कहती है तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है और तुम मुझे दूर क्यों भेज रहे हो। अब तो मैं तुम्हारे पास हूँ, जो आर्टिकल्स तुम एक नॉवेल में पढ़ते थे वह सब मैंने लिखे हैं। देखो मैं तुम्हारे कितने पास हूँ। जिस पर सिनलिन बोलता है पर फिर भी मुझे तुम्हारे अंदर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम जैसे सबसे एक्ट कर रही हो वह बहुत ज्यादा बुरा है और मुझे पता है कि तुम वही ऑथर हो जिसने वह सारी नॉवेल्स लिखी है जिनको मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। पर अभी मुझे तुम्हारे अंदर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे बस इतना बता दो तुमने मुझे क्यों अप्रोच किया है। जिस पर वह बोलती है कि मैं तुम्हारी स्कूल में थी और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद किया करती थी और इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। यहाँ पर सिनलिन उसे अपने क्लोज खींचता है और उसे उसके स्कूल का एक सीनियर याद आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिनलिन और जेंगी एक मीटअप में मिलते हैं और यहाँ पर जेंगी चैनल से सिनलिन की गाड़ी के सामने आ जाती है और वह बेहोश हो जाती है। सिनलिन उसे उठाकर घर ले आता है और ऐसे करके इनकी मुलाकात होती है और अभी सिनलिन उसे अपने घर से जाने के लिए बोलता है। लेकिन तभी अचानक से जेंगी को लगता है कि उसको पता चल गया कि वह यहाँ पर किस लिए आई है। अब वह उसे टॉर्चर करेगा, लेकिन तब तक सिनलिन पीछे से आकर उसे बचा लेता है और उससे कहता है तुमने मेरे घर में किसके लड़के भेजे हैं। जेंगी कहती है मुझे नहीं पता, तुम गलत समझ रहे हो। सिनलिन बोलता है सच सच बोलो। जिस पर जेंगी कहती है पर मैं तो तुम्हारे साथ थी, मैं अचानक से यह सारी चीजें क्यों करूंगी। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि सिनलिन अपने लोगों को बुलाता है और कहता है बाहर थोड़ा पहरेदारी प्रोटेक्टिव तरीके से करो, मैडम को बहुत ज्यादा चोट आई है। इधर हम देखते हैं वह सीक्रेट सोसाइटी के प्रेसिडेंट को जो कि कुछ बैठकर खा रहा होता है। तभी वहां पर एक लड़का आता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जेंगी को गलत लोकेशन पर भेजने की। और वह उसे बुरी तरीके से मारने लगता है और कहने लगता है कि अगर जेंगी बचकर नहीं आई तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। और यहाँ पर अब हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर जेंगी सोकर उठती है और सिनलिन उसके पास में होता है, उसके हाथ में चोट लगी होती है। जेंगी उसके पास जाती है और उसकी चोट पर दवाई लगाने में उसकी मदद करती है। सिनलिन उसे अपने क्लोज खींचता है और उससे कहने लगता है मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो पर मैं तुम्हें यहाँ ज्यादा दिन नहीं रख सकता हूँ और इसलिए यह हमारी आखिरी मुलाकात है और इसके बाद अब हम कभी नहीं मिलेंगे। जिस पर जेंगी कहती है पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम्हारी इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुई है, उससे तो मैं क्या लेना देना, यह सब काम मैं खुद कर लूंगा, पर अब हम कभी नहीं मिलेंगे, ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हें अभी भी पसंद करती हूँ। सिनलिन बोलता है कि मैं अभी किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जेंगी से पीछे हट जाता है पर सिनलिन उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिनलिन अपने स्टडी रूम में बैठा होता है। तभी उसके पास उसका नौकर आता है और कहता है बॉस मैडम कुछ लेटर लिखकर गई है। सिनलिन उस लेटर को नहीं पढ़ता और उससे कहता है कि जाकर इसे कहीं दूर फेंक दो,
अगर दोबारा उसका कुछ सामान मिला तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा, जिस पर वह वहां से डर कर चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे वह वहां से जाता है, वह जेंगी की लिखी हुई एक प्यार भरी नॉवेल को निकाल लेता है। इधर हम देखते हैं जेंगी को, जो एक नई नॉवेल पर वर्क कर रही होती है। तभी वहां पर उसका सीक्रेट सोसाइटी का प्रेसिडेंट आता है, जो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है और उससे कहता है, तो आखिर मिशन कैसा रहा? जेंगी कहती है, बहुत टफ। वह आसानी से किसी पर विश्वास नहीं कर रहा था और मैं नहीं चाहती थी कि वह इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाने। और यहाँ पर वह उसे हक कर लेता है और कहता है, जेंगी तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं इस सोसाइटी को बंद कर दूंगा और हम थोड़ी सी दूर चले जाएंगे, अब्रॉड में चले जाएंगे, जहाँ पर तुम बाकी और नॉवेल्स को रख सकती हो। लेकिन जेंगी मना कर देती है और कहती है उसे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, वह अपनी नॉवेल्स को यहीं बैठकर लिखेगी, वे नॉवेल्स जिनके ऊपर रियल लाइफ स्टोरी होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह सीक्रेट सोसाइटी का बंदा उसे फोर्स करने लगता है, जिस पर जेंगी उसे जैसे एक जोर का छांटा लगाती है और कहती है, मैंने एक बार तुम्हें समझा दिया ना कि मेरे लिए मेरा मिशन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो तुम वह चीज समझ जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ सब कुछ मजाक चल रहा है? बिल्कुल भी नहीं, ये सब कुछ मैं अपने मन से कर रही हूँ, अपने दिल से कर रही हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जो बंदा होता है वह वहां से चला जाता है। जेंगी को लगता है कि दरवाजे पर अचानक से कोई है और वह घबरा जाती है कि किसी ने उसकी बात सुनी है। वह डरने लगती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां पर वह डरी और सिमटी हुई बैठी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह जो सीक्रेट सोसाइटी के लोग होते हैं, वे जाकर यह सब कुछ अपने हेड ऑफिस में बता रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि बॉस जेंगी ने इतने मिशन तक काम कर लिया, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि वह आगे के मिशंस को कैसे चलाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेंगी अब किसी और इंसान से मिलने जाती है, जो उससे कह रहा होता है कि तुम्हें एक बहुत अच्छे लेवल का डिटेक्टिव बनना पड़ेगा, जासूस बनने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे पता है कि तुम आर्ट और क्राफ्ट में बहुत ज्यादा अच्छी हो, तुम्हारी राइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं, वे लोगों को आसानी से अट्रैक्ट कर सकती हैं, पर मेरी बात समझो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ पर वह उसका ब्रेन वॉश कर रहा होता है और कह रहा होता है, तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो कि तुम बस लविंग नॉवेल्स लिख सकती हो, न कि किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकती हो। और अब हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ पर जेंगी को यह बात बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेंगी को एक इंसिडेंट याद आ रहा होता है सिनलिन के साथ का, जो कि वह उसके घर में होती है और कुछ खा रही होती है। तभी उसकी और सिनलिन की नॉवेल नीचे गिर जाती है और उसे देखकर लग रहा होता है कि सिनलिन वहीं उसके आसपास है, पर ऐसा तो नहीं होता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो जेंगी को जानता है और ये आदमी सिनलिन को भी जानता है और वह बताता है कि वह सिनलिन का बटलर है और वह वहां पर सिनलिन के लिए कुछ जरूरी सामान लेने आया है। और जब से जेंगी है, उसने बॉस को नीचे आते हुए नहीं देखा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जेंगी कहती है पता नहीं वह उससे दोबारा मिल पाएगी या नहीं, इसलिए वह अगले दिन चर्च में होती है और वहां पर वह प्रेयर करके बाहर आती है तो उसे बाहर सिनलिन दिखाई देता है। जेंगी उसे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे सिंपैथी देने आए हो या कंधा देने आए हो? जिस पर सिनलिन बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। जेंगी कहती है, ये अम्ब्रेला मुझे दे दो। सिनलिन उसे अम्ब्रेला देने लगता है और उसे अपने क्लोज खींचता है और कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर किसी के भी क्लोज नहीं जाने दूंगा। जेंगी कहती है, अचानक से इतना प्यार क्यों? तुम वही हो ना जिसने मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया था। सिनलिन उसे कहता है, क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? हम अकेले में चलकर बात कर सकते हैं। अब जेंगी और सिनलिन अकेले में होते हैं। जेंगी आगे की चल रही होती है गुस्से में। सिनलिन उसे फॉलो कर रहा होता है और अचानक से जेंगी का पैर ट्विस्ट कर जाता है। सिनलिन उसके पास आता है उसकी मदद करने के लिए और उससे कहता है, तो मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। और वह जेंगी को गोद में उठा लेता है और वह उसे जगह के टॉप एरिया पर पहुंच जाता है और उससे कहता है, तुम कुछ बता रही थी अपने कल रात के सपने के बारे में। और यहाँ पर वह साइड पर खड़ा होता है। जेंगी उससे झूठ बोल रही होती है कि कल रात सपने में उसने सिनलिन को देखा और वह बस उसे देखना नहीं चाहती थी। और जैसे ही वह सिनलिन को धक्का देने वाली होती है, अचानक से वह ऐसे रिएक्ट करने लगती है कि वह उसे हग कर लेती है। सिनलिन बोलता है, मैंने भी तुम्हें मिस किया, और वह उसे किस करने लगता है और उसके बाद वह सुबह से ले जाता है। वह उसे गोद में उठा लेता है और अब हम देखते हैं कि वह उसे चर्च के बाहर ले आता है और कहता है, चर्च के अंदर तुम्हारा कुछ सामान रह गया था, क्यों ना तुम अंदर चलकर देख लो। और अब हम देखते हैं कि जेंगी जैसी अंदर जाती है, उसे अपनी सीक्रेट सोसाइटी के 3 लोग मिलते हैं जिनको सिनलिन ने पकड़ लिया होता है।
जेंगी कहती है, तो तुमने मेरे ऊपर शक किया और यह सब तुम्हारी ट्रिक थी। तो मैं पहले से पता था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। सिनलिन बोलता है, तो क्या लगता है तुम मुझे धोखा दोगी? इतने सालों का मुझे एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जेंगी के हाथ में गन पकड़ा देता है और कहता है, इनमें से किसी एक इंसान को तुम अपने हाथ से हिट करोगी। अब जेंगी को समझ नहीं आता वह क्या करे और वह गन को देखकर तो कहीं पर रह जाती है। और सिनलिन जो बिल्कुल एकदम फियरलेस खड़ा होता है, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि वह क्या करे। इसीलिए वह सीधा गन सिनलाइन की तरफ पॉइंट कर देती है और कहती है, तो मुझे समझना चाहिए था कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। सारी सच्चाई जानने के बाद भी तुमने मुझे गले लगाया और तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा। इधर सिनलिन के आदमियों ने जेंगी की गर्दन पर गन रख दी होती है। उधर वह अरेंज के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। सिनलिन उससे बोलता है, तो डर क्यों रही हो? तुम्हारा तो मकसद यही था ना मुझे मारना। चलो अपना मकसद पूरा कर लो और कहानी खत्म करो। और जहां पर उसकी तरफ गन पॉइंट करके अटैक करने जाती है, लेकिन तब तक सिनलिन उसके हाथ से गन छीन लेता है। अब सिनलिन की भी गन जेंगी के सर पर होती है और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जेंगी बहुत ज्यादा डर रही होती है कि वह क्या करे क्या न करे। और यहाँ पर सिनलिन उससे कहता है, अपनी आंखें बंद कर लो, शायद दर्द कम होगा। और हम देखते हैं कि वह अटैक कर देता है, लेकिन पता चलता है कि उस गन के अंदर एक भी बुलेट नहीं थी। वह बस जेंगी को डरा रहा था और उससे कह रहा था, तुम्हारे जैसे छोटे मोटे खेल मैं नहीं खेलता। तुम मेरी फेवरेट राइटर हो, तो मैं मार दूंगा तो मेरी फेवरेट नॉवेल्स कौन लिखेगा? उनको मैं नहीं पढ़ पाऊंगा और शायद मेरी याद ही लाइफ वहीं खत्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि यह सीक्रेट सोसाइटी तुम्हें बहुत कुछ देगी और आगे भी चलकर तुम मुझसे मिलने आती रहोगी। और वह जेंगी को वहां से फ्री छोड़ देता है। जेंगी सीधा अपने घर जाती है, जहां पर उसकी स्टेप सिस्टर उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन तब तक वहां पर उसकी मदर आ जाती है और कहती है, इतने टाइम बाद तुम्हारी घर वापसी देखकर मुझे हैरानी हो रही है। तुम यहाँ क्या करने आई हो? वैसे तुम्हें पता है ना, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हें खाना खिला सकें। लेकिन तभी अचानक से उसकी स्टेप सिस्टर दिया, वह अपनी मॉम के सामने जेंगी के लिए लड़ने लगती है और कहने लगती है कि मदर, आपको मेरी सिस्टर से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। तब तक वहां पर उनके फादर आ जाते हैं, जिनके चेहरे पर बहुत ज्यादा चोट के निशान होते हैं, और उनकी तरफ देखती है और उसे इंसिडेंट याद आता है जब सीक्रेट सोसाइटी के प्रेसिडेंट ने उसे अप्रोच किया था उसके साथ चलने के लिए। उसे यहाँ पर कई सारे ख्वाब दिखाए गए थे जो कि प्यार से रिलेटेड थे, पर वे सारे ख्वाब तोड़ दिए गए। और अब हम देखते हैं कि जेंगी अभी प्रेजेंट में देखती है कि उसके डैड को किसी ने बुरी तरीके से मारा होता है और उससे कह रहे होते हैं कि जेंगी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जेंगी यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है क्योंकि उसे यह सब कुछ नहीं चाहिए था। वह बस अपनी फैमिली का भला चाहती है और वह कहती है, डैड आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? क्या मैं आपकी तरह बन सकती हूँ? मैं बस आपका कमांड चाहती हूँ, मैं सारे इंस्ट्रक्शंस चाहती हूँ। मैं जिस सीक्रेट मिशन पर थी वह मिशन फेल हो गया है। बुरी तरीके से मेरे पास रखने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वे कहते हैं, तुम किसी से शादी कर लो और शादी उससे करो जिसको मैं पसंद करता हूँ। और वह यहाँ पर जेंगी को अप्रोच करते हैं किसी और लड़के से शादी करने के लिए। और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो आकर जेंगी से कहता है, मैं भी उसी सीक्रेट मिशन में हूँ और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे पता है मिशन फेल हो गया है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक होगी और मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आया हूँ तुमसे कुछ जरूरी बात करना। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? और वह अरेंज को उसकी फैमिली के सामने प्रपोज कर देता है और शादी की तैयारियां करने की बात करने लगता है। जेंगी उससे शादी करने के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसने इस मिशन को पूरा नहीं कर पाया है और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पर वह एक लेटर लिखती है और यहाँ पर वह जो लेटर होता है वह सिनलिन के लिए लिख रही होती है। ये एक फॉर्मल इन्विटेशन होता है सिनलिन का उसकी शादी के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं सिनलिन को जो बैठा होता है और उसके पास जेंगी की शादी का इन्विटेशन पहुँचता है, जिस पर सिनलिन उसे नहीं खोलकर देखता है। और यहाँ पर अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर जेंगी अपने फादर के साथ चर्च में जाती है और वह कोशिश कर रही होती है कि उसकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। यहाँ पर जैसी उसका फियंसे उसे रिंग पहनाने वाला होता है, वहाँ पर सिनलिन की एंट्री हो जाती है और वह बोलता है कि मैं तुम्हें किसी और से शादी नहीं करने दूंगा। और वह जेंगी को भारी सभा में अपनी गोद में उठाकर ले जाता है और इनके फादर चिल्लाते रह जाते हैं कि कोई उसकी बेटी को बचा ले, पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ पाता।
और अगले सीन में सिनलिन जेंगी को जबरदस्ती किस कर रहा होता है। जेंगी उससे कहती है, क्या तुम्हें रिग्रेट हुआ मेरे जाने के बाद? पर तुमने तो मुझे छोड़ दिया था, मैं तुम्हारे लायक नहीं थी। अब अचानक से ये चेंज क्यों? जिस पर सिनलिन उससे कहता है, बकवास कम करो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके बीच में क्लोज मूवमेंट बन रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनके फियांसे को जिससे शादी कर रही होती है, वहां पर उसकी स्मॉल सिस्टर आती है और कहती है, ब्रदर मुझे पता है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर आप मेरी बहन को जाकर ढूंढिए, वह आपको छोड़कर नहीं गई है, वह बहुत ज्यादा अच्छी है। जिस पर वह फियांसे बोलता है, मैं सब जानता हूँ। और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ फिर से सीक्रेट सोसाइटी की प्लानिंग का पार्ट होता है। और जब भी वह मिशन पर होती है, उसकी सिस्टर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और उसे जब पता चलता है कि यहाँ तो सबके साथ धोखा हुआ है। इधर हम जेंगी और सिनलिन को एक साथ एक बिस्तर पर देखते हैं, जहाँ पर जेंगी सिनलिन से कहती है कि मुझे वाइन पीनी है ताकि मैं और अच्छे से परफॉर्म कर सकूं, और सिनलिन उसके लिए वाइन बनाने चला जाता है। अब हम आगे का सीन देखते हैं, जहाँ पर सिनली जेंगी के लिए वाइन बना रहा होता है और यहाँ पर जेंगी सिनली के लिए वाइन बना रही होती है। और उसे यहाँ पर सिनली के लिए वाइन बनाते टाइम अपने सीक्रेट सोसाइटी के प्रेसिडेंट की बात याद आती है कि बेटा मकसद नहीं भूलना है, पता है ना कि तुम्हें वहाँ क्यों भेजा गया है। और अब हम देखते हैं कि जेंगी यहाँ पर सिनली को वाइन दे दिया करती है और उसके क्लोज आती है, उसे किस करती है और उसे वाइन का ग्लास देती है। जिस पर सिनली देखता है कि जेंगी जो है अपने वाइन के ग्लास से वाइन नहीं पी रही है और वह सिनली से कहती है, क्या एक्सचेंज करे? जिस पर सिनली को कुछ डाउट होता है और वह कहता है, बिल्कुल। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जेंगी को जो वाइन का ग्लास मिलता है, वह वाइन के गिलास को डर की वजह से नीचे फेंक देती है। तभी वहाँ पर कैट आती है और वह इनके ग्लास से कुछ पीने लगती है, जिस पर जेंगी कैट को वहाँ से भगा देती है। और यहाँ पर सिनली को रियलाइज होता है कि जेंगी के लिए उसे बिल्ली की लाइफ उससे ज्यादा नेसेसरी है। और यहाँ पर पता चलता है कि जब सिनली जेंगी के लिए म्यूजिक लगा रहा था, तो उसने उस म्यूजिक डीवीडी के अंदर जेंगी की शैडो देख ली थी कि वह क्या कर रही है, जहाँ पर जेंगी सिनली की ड्रिंक में ड्रग्स मिला रही होती है। और अभी वह उससे यही क्वेश्चन करता है। जेंगी कहती है, मैं इस चीज का सबूत देने के लिए रेडी हूँ, और इनके बीच में क्लोज मोमेंट बन जाते हैं। हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जो कि डिस्कशन होता है जेंगी के बारे में। जेंगी की फैमिली के अंदर, जहाँ पर जेंगी की सिस्टर अपने डैड से कह रही होती है, डैड आपने पता लगाया सिस्टर कहाँ पर है, वह किस हाल में? जिस पर उसकी मॉम कहती है, बेटा तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वह जहाँ कहीं भी गई अपनी मर्जी से गई है, उसने हमसे हमारी राय नहीं ली, तो मैं इन सब चीजों की टेंशन नहीं लेनी है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से एक लड़का आता है जिसका नाम रमियन होता है, और वह आकर कहता है, मैं तुम लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। और यहाँ पर वह जेंगी के फादर से कहता है, जो आपके टी फार्म्स हैं उनकी सारी टी इस बार मैं खरीदूंगा। जिस पर जेंगी के फादर कहते हैं, अगर वह मैं तुम्हें ना दूं तो फिर क्या होगा? जिस पर वह कहता है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ। और वह यहाँ पर जेंजी की छोटी बहन को देखता है और कहता है, इस लड़की को मैं बचपन से पसंद करता हूँ, इसी में अभी यहाँ से ले जाऊंगा। जिस पर उसकी मदर खड़ी हो जाती है और चाकू उठा लेती है और कहती है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ फ्रूट सेलिंग का काम किया है और इस चाकू की धार से मैं बखूबी वाकिफ हूँ। अगर तुम्हें इस धार से बचना है तो यहाँ से चले जाओ। जिस पर वह कहता है, तो तुम लोग मुझे इस मामूली से चाकू से डराने की कोशिश कर रहे हो। इधर हम देखते हैं जेंगी को जो उठकर आती है और सिनली उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। जेंगी को न चाहते हुए भी सिनली का बनाया हुआ स्पाइसी फूड खाना पड़ता है और इसलिए वह सबसे पहले उस फूड को कैट को ट्राई करवाती है। और यहाँ पर जेंगी को डाउट होता है कि ली ने फूड में कुछ न कुछ मिला दिया होगा। इधर हम देखते हैं कि उसे रमियन ने जेंगी की पूरी फैमिली को बंदी बना लिया होता है और एक एक करके वह नेट और शेयर करना शुरू करता है। तब तक वहाँ पर जेंगी आ जाती है और कहती है, ये यहाँ पर तुम लोग क्या कर रहे हो और मेरी फैमिली के साथ ये क्या घटिया हरकतें कर रहे हो? जिस पर वह कहने लगता है कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी फैमिली के साथ मैं तो बस डील करने आया था, इन्होंने मुझे भड़काया इनके साथ ये हरकतें करने के लिए, और अब मैं मजबूर हूँ, मुझे वह टी फार्म्स चाहिए। अगर वह टी फार्म्स मुझे नहीं मिले तो मैं इन्हें सबको मार दूंगा। जेंगी एक एक करके अपनी स्टेप मॉम और अपने फादर सबको खोल देती है और कहती है, तो मैं जो फार्म्स चाहिए वह मैं दिलाऊंगी, पर इन्हें टॉर्चर करना बंद करो। जिस पर वह जो लड़का होता है वह उसकी छोटी सिस्टर को टॉर्चर करना शुरू करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके जो फादर होते हैं वह उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, यह बोलकर कि उसे नहीं दे पाएंगे।
और इसीलिए वह मरना मंजूर करेंगे। और वह जो लड़का होता है वह उसके फादर के ऊपर कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है, उन्हें इंजर्ड कर देता है। और यहाँ पर उसकी जो मदर होती है वह चाकू उठाकर उसकी गर्दन पर रख देती है और कहती है हमारे घर को छोड़ दो, जिस पर वह लड़का उसकी मॉम के ऊपर उल्टा वार कर देता है और वह इंजर्ड हो जाती है। इधर हम देखते हैं सिनली को, जिसे कुछ चीज का कभी आइडिया नहीं होता। उसे अपने बटलर के थ्रू पता चलता है कि जेंगी की फैमिली में प्रॉब्लम हो गई है, अब हम लोगों को मारा काटा जा रहा है। अब उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, उन्हें बचा ले। और इसलिए वह जेंगी को एक जहरीली नशीली सुगंध देता है, जिससे जेंगी एकदम से पागल होने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सिन ली वहां पर प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाता है। वह रामियन के सभी गार्ड से लड़ता है और अंदर तक पहुंच जाता है। इधर हम देखते हैं कि जेंगी उस ड्रग्स वाली सुगंध की वजह से पागल होने लगती है और तब तक वहां पर सिन ली आ जाता है। जैसे ही हैंडल करता है, जेंगी यहाँ पर अभी सेफ फील कर रही होती है। अगले सीन में भी सिन ली उससे माफी मांग रहा होता और कह रहा होता है कि उन लोगों ने तो मेन टॉर्चर सिर्फ मेरी वजह से किया, उन्हें पता चल गया कि तुम्हारा लिंक मुझसे है और इसलिए उन्होंने तुम्हें टॉर्चर किया। मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट है इन सब चीजों का। और इनके साथ इनके बीच में रोमांस होने लगता है और इनके बीच क्लोज मोमेंट्स बन जाते हैं। अगले दिन सिनली की आंख खुलती है तो वह देखता है कि जेंगी अभी भी शो कर रही होती है और उसे लग रहा होता है कि जेंगी के आने के बाद यह घर घर जैसा लगने लगा है। तभी जेंगी की आंखों के सामने वह सिनली के पास आती है और कहती है मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों ने यह सब कुछ क्यों किया, और तुम्हें पता था कि मैं तुमसे यहाँ बदला लेने आई हूँ, फिर भी तुमने मुझे बचाया और तुम मेरी साइड पर क्यों। जिस पर सिनली उसे हग कर लेता है और कहता है वह सारी चीजें फेक हैं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है। और यह सब सुनने के बाद जेंगी को एक नई स्टोरी मिल जाती है और वह इसे अपनी एक नॉवल में पोर्ट्रे करने लगती है, जहां पर वह अपने पेरेंट्स और सिनली के बारे में लिखती है, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग होता है। और इधर हम देखते हैं सिनली को, जो कि ये सारी चीजें देख रहा होता है। जेंगी क्लियर होती है ये उसकी आखिरी नॉवल होगी जिसको वह पब्लिक करवाएगी और उसके बाद वह किसी भी नॉवल को पब्लिक नहीं करवाएगी। और इसलिए वह नॉवल को एक लाइब्रेरियन के पास लेकर जाती है ताकि वह सब पब्लिक करवा सके और लोगों तक पहुंचा सके। वह लाइब्रेरियन होता है। वह जेंगी से कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वापस लौट कर आओगी। जेंगी कहती है मैंने एक नई नॉवल लिखी है, मैं उसे पब्लिश करवाना चाहती हूँ। जिस पर वह बोलता है कि यह पॉसिबल नहीं है। जेंगी कहती है पर क्यों पॉसिबल नहीं है, मैं यह चीज करना चाहती हूँ। जिस पर वह लाइब्रेरियन बोलता है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, मैंने कई सारे ऑथर्स को हायर कर लिया है और मैं उनकी जगह पर तो तुम्हें नहीं रख सकता हूँ। जेंगी कहती है हम सब चीजों के साथ बार्गेन और नेगोशिएट कर सकते हैं, पर वह लाइब्रेरियन इतना ज्यादा लालची होता है कि वह साफ साफ मना कर देता है। जेंगी रियलाइज हो जाती है कि अब पहले जैसा नहीं रहा, ये पूरी तरीके से बदल चुका है और अब यह उसकी मदद नहीं करेगा। इसीलिए अब उसे सीधे उंगली से नहीं बल्कि उंगली टेढ़ी करके निकालना पड़ेगा। और वह डिसाइड करती है कि वह धमकी देगी और अपने डेंजरस स्टेटस का यूज करेगी। वह यहाँ पर यही करती है, बोलती है कि तुम्हें पता है ना सीक्रेट सोसाइटी जिस इंसान को इतना टाइम से सर्च कर रही है और जिस मिशन पर मैं हूँ वह मिशन मैंने कामयाब कर लिया है। अब सिन ली का मैं ऑफिशियली वाइफ हूँ। तुम अपनी लाइफ चाहते हो तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, वरना तैयार रहना। अगला फ्यूनरल इस कंट्री में तुम्हारा निकलता हुआ दिखाई देगा और लोग शोक मना रहे होंगे और उन्हें वजह भी नहीं पता चलेगी। जिस पर वह लाइब्रेरियन बोलता है कि तुम ये गलत कर रही हो, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। जेंगी कहती है मैंने डिसाइड कर लिया है और अब वह वहां से चली आती है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जेंगी अब अपने फैमिली से मिलने जाती है, जहां से पता चलता है कि उसकी स्टेप माम ने चोट के दर्द की वजह से अपना दम तोड़ दिया है और वह इस दुनिया को अलविदा कहकर दूर चली गई है। अब इस वक्त उसके सामने जो मौजूद है वह उसके पिता हैं, जो कि अपनी अंतिम सांस ले रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी जो छोटी बहन होती है वह बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, पर वह फिर भी रोने की जगह जेंगी को हिम्मत दे रही होती है कि डैड अपनी आखिरी दम तक लड़ें। मैं मॉम के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्राउड हूँ कि वह अपनी आखिरी दम तक लड़ी और उन्होंने हमें प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की। मैं अपनी मॉम के गुनहगारों को सजा देकर ही रहूंगी। और वहीं पर अपने डैड से कहती है हमें क्या करना चाहिए, जिस पर उसके डैडी टिकट निकालते हैं जो कि होती है अब्रॉड जाने की, और वह अपनी छोटी बेटी के हाथ में रख देते हैं और कहते हैं इसको लेकर कहीं दूर चली जाओ और एक अच्छी एजुकेशन लो और कुछ बड़ा करके दिखाओ। अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, हमें जिंदगी में बदलना चाहिए।
बदले और गिले शिकवे रखने से कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पर वह लड़की होती है, वह इमोशनल होती हुई चली जाती है क्योंकि उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता है। और अब हम देखते हैं कि बारी आती है रियल मिशन की, जो वह जेंगी को देते हैं। कहते हैं मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी और सारा बिजनेस तुम्हारे नाम कर दिया है लोगों की। इस बिजनेस के ऊपर कई टाइम से गंदी नजर है। कई माफिया वर्ल्ड के लोगों ने आकर मुझे धमकाने की भी कोशिश की है। मुझे पता है कि सिर्फ तुम मुझसे प्रोटेक्ट कर सकती हो और यही बस मेरी आखिरी निशानी है। और इतना कहते ही वह जेंगी के सामने अपना दम तोड़ देते हैं। और जेंगी के लिए यह सब कुछ बहुत ज्यादा शॉकिंग होता है क्योंकि वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी और अब उसे नहीं समझ आता वह क्या करे। वह बस चुपचाप से देखती रहती है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब वह उस मोमेंट पर पूरी तरीके से रो भी नहीं सकती क्योंकि उसे लग रहा होता है इन सब चीजों में उसकी गलती है। नेक्स्ट सीन में हम चर्च के अंदर देखते हैं जहां पर वह बैठकर अपने माता पिता की डेथ का शोक मना रही होती है। तभी वहां पर उसके हस्बैंड की एंट्री होती है जो कि सिनली होता है और वह उसे रोने के लिए अपना कंधा देता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वह उसके लिए रिवेंज करेगा और जाकर उस इंसान को खत्म करेगा जिसने उसकी वाइफ को इतनी बुरी तरीके से हर्ट करने की कोशिश की है। जेंगी कहती है उसे रिवेंज नहीं चाहिए, उसे एक प्रोटेक्शन चाहिए जो कि उसके फैमिली बिजनेस को आगे तक ले जाए। सिन ली उसे इस चीज का भी प्रॉमिस करता है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर हम जेंगी के पेरेंट्स के मर्डर को बीच चौराहे पर लटका हुआ देख रहे होते हैं और जेंगी से बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहे होते हैं। पर वह बच्चा इतना ज्यादा बेरहम हो चुका होता है कि उसे उन लोगों को मारने का कुछ भी गम नहीं होता। उल्टा वह बार बार जेंगी को इन सारी गलतियों का दोषी ठहरा रहा होता है कि अगर उसके पेरेंट्स को वह पहले ही मना लेती वह सारे बिजनेस और सब कुछ देने के लिए, तो शायद आज सब लोग जिंदा होते और वह भी यहाँ पर अनाथ होकर नहीं खड़ी होती और न उसे इतनी बड़ी कदम उठाने पड़ती, ना इतना बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। सिनली उससे कहता है तुम्हें कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है। इसके जैसे चालाक साइको इंसान दूसरों के ब्रेन के साथ ऐसे ही खेल सकते हैं। वह इनके इमोशंस को अपने मतलब के लिए यूज करते हैं और यह इस वक्त भी यही कर रहा है। और जहाँ पर उसे मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार होती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर आ जाती है जिसने उस चालाक आदमी के सबसे एक डॉग को अपने हाथ में ले रखा होता है जिसे वह मारने की धमकी दे रही होती है क्योंकि उसे अपने फादर की डेथ का बहुत ज्यादा गम होता है और उससे कह रही होती है वह सब कुछ वापस कर दो जो तुमने मेरे डैड से लिया है। तुम वह सारी चीजें डिजर्व नहीं करते हो। मेरे डैड ने बहुत मुश्किल से उन सब चीजों को बनाया है। उनकी के प्लांट्स को सिखाने के लिए उन्होंने अपना खून पसीना बहाया है, जिस पर वह साफ साफ मना कर देता है और कहता है चाहे मुझे मौत भी आ जाए पर वह चीजें तुम्हें वापस नहीं मिलेंगी। जिस पर वह डिसाइड करती है कि वह उसके कुत्ते की गर्दन उसके सामने काट देगी। लेकिन यहाँ पर जेंगी उसे रोक देती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं करना है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी बहन के हाथ किसी के गंदे खून से रंग जाए। वह उसे समझाती है पर उसकी सिस्टर इतनी ज्यादा जिद कर जाती है जिस पर जेंगी को उसके ऊपर हाथ उठाना पड़ता है और शायद इसी चीज को वह अपने दिल पर ले लेती है और कहती है ठीक है, मुझे समझ आ गया है कि मुझे मेरे घर को कैसे प्रोटेक्ट करना है। और वह जाकर अपना रास्ता जेंगी के साथ अलग कर लेती है, ये बोलकर कि शायद आपकी मदर बहुत टाइम पहले इस दुनिया से चली गई थी पर अभी जो गई है वह मेरी मॉम थी और आपने जिंदगी भर बस उनसे नफरत की है। तो इन सब चीजों के लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने पेरेंट्स का बदला खुद लूंगी। आप बस यहाँ बैठकर तमाशा देखो और इंसानियत का ढिंढोरा पीटो। और वह डिसाइड करती है कि वह इस आदमी को मार कर रहेगी। अगले सीन में हम सिन ली को देखते हैं जो किसी पुरानी जापानीज ट्रेडिशनल गर्ल से मिलने जाता है ताकि वह कुछ सीक्रेट पता लगा सके, पर उसे गर्ल के इरादे ठीक नहीं लग रहे होते हैं। वह सिनली को अजीब ढंग से टच कर रही होती है और बार बार जेंगी को डिवोर्स देने की बात कर रही होती है। पर्सी को यह नहीं पता होता है कि जेंगी दूर खड़ी यह सब कुछ सुन रही है और वह सिनली के साथ यह कोशिश पूरी करती रहती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिनली को वहां पर जेंगी नजर आ जाती है और वह इस कोशिश को देखकर सोचता है कि यहाँ पर आग लगाने का मजा आएगा और वह भी उस लड़की को फेवर करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उस लड़की को उसके आसपास कोई दिखाई देता है और वह एकदम से गन निकाल लेती है और कहती है इस पर्दे के पीछे जो कोई भी इंसान है बाहर आ जाए। और जैसी ही जेंगी बाहर आती है वह उसे देखकर जलने लगती है क्योंकि वह सिनली की रियल वाइफ होती है। और सिनली यहाँ पर उसे वार्निंग देता है कि वह अपनी गन नीचे रखे वरना बहुत बुरा हो जाएगा। जेंगी यहाँ पर देखती है और कहती है कि मुझे माफ करना, गलती हो गई जो मैं यहाँ आ गई।
और यहाँ पर सिनली को उसके करीब देखकर उसे और ज्यादा जलन हो रही होती है और वह बोलती है कि वह एक बहुत ही फेमस राइटर को ढूंढ रही है जिससे उसने इंस्पायर होकर राइटिंग में इंटरेस्ट दिखाया था और नॉवेल्स और बाकी रियल लाइफ स्टोरी को लिखना शुरू किया था, और ये सब कुछ बोलकर वहां से चली जाती है। इस पर हम देखते हैं कि सिनली वापस उस लड़की के पास आता है और कहता है, दोबारा तुमने उसके ऊपर कुछ ऐसी हरकत या गन पॉइंट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तुम नहीं जानती मैं क्या कर सकता हूँ और तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस लड़की को सच में बुरा लगता है कि सिनली उस लड़की का इतना ज्यादा फेवर कर रहा है। इधर हम देखते हैं कि जेंगी की छोटी सिस्टर अब उसी सीक्रेट सोसाइटी के प्रेसिडेंट से मिलाती है और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उसके अंदर भी उसकी सिस्टर जितनी कैपेबिलिटी है वह एक बार उसे हायर तो करके देखें, लेकिन वह मना कर देता है, ये बोलकर कि तुम्हारे फादर को यह सब कुछ नहीं चाहिए था, तुम बदले की आग में ये भूल चुकी हो, तुम्हारी फैमिली का क्या मिशन था, उम्मीद है कि तुम यह सारी चीजें याद रखोगी। इस चीज को सुनकर उसे गुस्सा आता है और वह सोच रही होती है कि वह क्या करे, और इसलिए वह प्रेसिडेंट के ऊपर अपना चाकू रख देती है और कहती है, इसी चाकू से मैं अपने दुश्मन को मारना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी मॉम को, मेरे पेरेंट्स को मुझसे दूर किया है। शायद ये सारी चीजें तुम्हारे लिए कम होंगी, पर ये सब कुछ मेरे लिए बहुत है। इधर हम देखते हैं पार्टी का सीन जहाँ पर जेंगी उसी प्रेसिडेंट के साथ गई होती है और सबके सामने वहाँ पर ड्रिंक कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर सिनली आ जाता है जिसको ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता और वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहा होता है। जेंगी आदमी के बहुत ज्यादा करीब जा रही होती है जिससे वहाँ पर माहौल बिगड़ रहा होता है और सिनली यह सब कुछ देखकर इतना ज्यादा जेलस हो रहा होता है कि वह जेंगी को अपने करीब खींच लेता है और उसे वहाँ से ले जाता है, जिस पर जो लड़की सिनली को पसंद करती थी वह उन्हें फॉलो करती रहती है कि आखिर इनके बीच हो क्या रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह लगातार इधर से उधर घूमती रहती है। सिनली यहाँ पर जेंगी को कन्विंस करने की कोशिश करता है और उसे चुपचाप से घर ले आता है और कहता है, ऐसी पार्टीज में जाने का कोई मतलब नहीं बनता जहाँ पर मैं तुम्हारे साथ टाइम नाइट स्पेंड कर सकूं, इसलिए मैंने घर पर ही तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनवाया है। जेंगी कहती है उसे खाने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है, पर सिनली उसकी बात नहीं मानता और तभी जेंगी एक लाइब्रेरी के अंदर चली जाती है जहाँ पर उसे कई सारी बुक्स दिखाई देती हैं और यह जो बुक्स होती हैं वह सिनली ने जेंगी के नॉवेल्स का कलेक्शन रख रखा होता है। वह यहाँ पर जेंजी को एक्सप्रेस करके बताता है कि वह उसे कितना ज्यादा पसंद करता है और वह उसके लिए कितना ज्यादा पागल है। अगर जेंजी को यकीन नहीं है तो वह उसे मार सकती है, और ऐसा बोलकर उसे हक कर लेता है और उसे समझाता है कि वह कोई सीक्रेट सोसाइटी या किसी माफिया वर्ल्ड का प्रेसिडेंट नहीं है, वह भी अपने नेशन के लिए काम कर रहा है और वह यहाँ पर उनके खिलाफ काम कर रहा है जो उसके नेशन को हार्म कर रहे हैं, और यहाँ पर इनके बीच में क्लोज मोमेंट्स बन जाते हैं। अगले सीन में हम सीक्रेट सोसाइटी के प्रेसिडेंट को उसी लाइब्रेरियन के साथ देखते हैं जो बाय प्रोफेशन एक पुलिस ऑफिसर होता है। उसकी हर एक बात का एक लॉजिक होता है इनके लिए, और वह यहाँ पर सीक्रेट सोसाइटी के प्रेसिडेंट से कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं पता ओरिजिनल ने हमारे साथ क्या किया, उसके जैसी गद्दार लड़की को रखकर मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ। उसने कभी भी हमारा ख्याल नहीं किया और अब बाहर जाकर एक मैरिड और हैप्पी लाइफ जी रही है। मैं आज तुम्हें इतना हक देता हूँ कि जाकर सबको तबाह कर दो, बर्बाद कर दो। अगर इस मिशन में हमारे लोग भी शहीद हो रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी शहादत को यह देश जिंदगी भर पूजा के सहारेगा और बोलेगा कि ठीक है, उनकी वजह से देश में आज इतने चेंजेस आए हैं। यहाँ पर जेंगी और सिनली को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और समझा रहे होते हैं कि वह एक दूसरे के लिए क्या मैटर करते हैं। तभी सिनली जेंगी से वाइन पीने की डिमांड करता है। जेंगी एक बार फिर सिनली के लिए वाइन बना रही होती है और यहाँ पर वाइन पीने का भी एक बहुत ही मॉरल मीनिंग होता है इस स्टोरी से कि वह यहाँ पर जेंगी का अपने लिए ट्रस्ट देखना चाहता था, लेकिन जेंगी यहाँ पर अभी भी उसकी वाइन में पॉइजन मिला देती है और वह उसको वह वाइन देने जा रही होती है कि तभी अचानक से वहाँ एक बुक दिखती है जिसके ऊपर सिनली अभी काम कर रहा है और उसे लगता है कि यह किताब तो उसी फेमस राइटर की है जिसके बारे में वह हमेशा से पढ़ना चाहती थी, जिनसे वह मिलना चाहती थी, उनसे बात करना चाहती थी, ये जानने के लिए कि उन्होंने अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से ली है, और उसके लिए अभी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा शॉकिंग हो जाती हैं। सिन ली और जेंगी यहाँ पर ड्रिंक करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सिनली कहता है, मैंने ये बुक इसलिए लिखी ताकि तुम इसमें बचे हुए पन्नों में अपनी कहानी जोड़ सको, और इसका मतलब साफ साफ समझ रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर वह लड़की आ जाती है जो सिनली को पसंद करती है और वह आकर जेंगी से कहती है, क्या तुम मुझे दिखाओगी कि तुमने अभी कौन सी वाइन पी है।
जेंगी उसे बताती है और वह लड़की उससे कहती है, क्या तुम वही वाइन दोबारा पियोगी? और वह जेंगी की तरफ गन पॉइंट कर देती है। सिनली से कहता है, तुम्हारा ही क्या तमाशा चल रहा है और तुम हमारे हस्बैंड वाइफ के मैटर में क्यों बोल रही हो? तुम्हें बोलने का तो कोई हक नहीं है। जिस पर वह लड़की कहती है, दरअसल जेंगी ने तुम्हारी वाइन में कुछ नशीली चीज मिला दी है जिसको पॉइजन कहते हैं। क्या तुम उसे पीकर मरना चाहते हो? सिनली बोलता है, उसे माफ करो और ये गन नीचे करो। मैंने तुम्हें पहले क्या समझाया था कि उसके ऊपर कोई भी गन पॉइंट नहीं करेगा, उसे टॉर्चर करने की कोशिश नहीं करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह सिनली से लड़ने लगती है और कहने लगती है कि उसकी इतनी घटिया हरकतों के बाद भी तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम करना क्या चाह रहे हो। सिनली अभी भी उस पर भड़क रहा होता है और कह रहा होता है, तुम मेरे घर के अंदर हो और तुम जो कर रही हो वो बहुत ज्यादा गलत है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर अब देखते हैं कि माहौल बिगड़ जाता है और जो जेंगी होती है वह देख पा रही होती है कि सिनली उस लड़की से कैसे लड़ रहा होता है, जबकि वह लड़की उसे सिर्फ सच्चाई बता रही होती है। और यहाँ पर सिनली अभी भी जेंगी के प्यार में अंधा होता है। इधर हम जेंगी की सिस्टर को देखते हैं जो जेंगी का कलेक्शन चेक करती है। उसे तभी वहाँ पर एक बुक मिलती है जिसे वह पढ़ा करती थी। यहाँ पर उसके पास कुछ सिनली की पोएट्री के रिसोर्सेज भी होते हैं जिनको देखकर वह सोचती थी और उसे लगता है कि वह मैच कर सकती है। और जैसे ही वह सिनली की पोएट्री के रिसोर्सेज उन बुक्स से मैच करती है, वह कहती है, मुझे पहले से पता था दाल में कुछ काला है। सिनली ऐसा हो ही नहीं सकता है। उम्मीद थी कि वह घटिया हरकत नहीं करेगा और पता चल जाता है कि सिनली वही फेमस राइटर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिनली ने उस लड़की को पकड़ रखा होता है जो उससे गलत तरीके से बात कर रही होती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह उसका गला दबा रहा होता है और उससे कह रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जेंगी से इस तरीके से बात करने की? वह तुम्हारी कोई गुलाम नहीं है, वह मेरी वाइफ है। उसे ऐसे तरीके से ट्रीट होने का राइट मैंने किसी को भी नहीं दिया। यहाँ पर जेंगी को हम देखते हैं जो सिनली की आंखों में एक आंख देखती है और यह देखकर वह वहाँ पर रखी वाइन को पी लेती है और वह कोलैप्स कर जाती है। ऐसा लग रहा होता है कि वह अपने जीवन की आखिरी घड़ियां गिन रही है और सिनली उसकी तरफ देख रहा होता है, उससे कह रहा होता है, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। पर वह लड़की सिनली को समझाती है कि वह उसे छोड़कर जा सकती है और वह जेंगी को एक बुरा सपना समझकर भूल जाए और वह अपने स्टेटस की लड़की से शादी करे और उससे बात करे। तभी हम देखते हैं कि वह खुश हो रही होती है। तभी जेंगी एकदम से उठ जाती है, उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है और कहती है, यह चाकू मेरी स्टेप मॉम ने मुझे दिया था और बोला था कि इस चाकू की धार उतनी तेज है जितनी तुम्हारे दिमाग की। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह लड़की कहती है, सिनली मुझे बचाओ, ये मुझे मार देगी। पर सिनली कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि जेंगी तो बुरी तरीके से मैड हो गई होती है और वह लड़की से कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, हम इतने ज्यादा सफर किए हैं, तुमने हमें अलग करने की पूरी कोशिश की है जो कि बहुत ज्यादा गलत है। तो मैं किसी के भी रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, पर दिखा सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ नाम की चीज नहीं है। तुम अंदर ही अंदर घुट रही हो, मर रही हो। तभी अचानक से वहां पर जेंगी की सिस्टर आ जाती है और वह जो लड़की होती है वह अटैक करने वाली होती है जेंगी के ऊपर, पर उसकी सिस्टर आकर उसकी गर्दन पर चाकू फेंककर मार देती है जिससे वह घायल हो जाती है और वहीं नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जेंगी अपनी बहन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वह उससे बहुत बुरी तरीके से नाराज है। जिस पर उसकी बहन उससे कह रही होती है कि आपको पता है, मैंने पता लगा लिया है, जिस फेमस राइटर के बारे में आप पढ़ा करती थी वह कौन है, वह आपके खुद के हस्बैंड हैं और मैं बस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हूँ। सिनली बोलता है, यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई है। और वह जेंगी और उसकी बहन को लेकर जैसे ही वहाँ से जाता है, वहाँ पर वह लाइब्रेरियन अपने असली रूप में आ जाता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है और वह अपने कैंडिडेट को पीछे मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि वह इस मिशन को पूरा नहीं कर पाए, जबकि उसने उसे इसलिए लाया था कि वह इस मिशन को पूरा करे। और वह बहुत ज्यादा शॉक में होता है और वह सिनली से कहता है, वैसे वक्त तो बहुत ज्यादा बदल गया है, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इधर हम देखते हैं उस आदमी को जिसने जेंगी के पेरेंट्स का मर्डर किया होता है, वह अपने डॉग को लेकर सिनली के वर्क हाउस के बाहर घूम रहा होता है।
तभी से अंदर से कुछ और सुनाई देता है और अंदर में शोर हो रहा होता है कि सिन ली उस पुलिस ऑफिसर के साथ तलवारबाजी कर रहा होता है और बुरी तरह से इंजर्ड हो रहा होता है। और एंजॉय रोक रही होती है कि वह यह सब न करे, लेकिन वे लोग उसे ऑलमोस्ट मार ही रहे होते हैं। तभी पीछे से अचानक से वह बंदा आ जाता है और वह कहता है, मैं किसी को यह सब कुछ करने की परमिशन नहीं दूंगा। मेरी सिस्टर और इन सब लोगों को छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? और वहां पर सिन ली को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिन ली जेंगी और उसकी बहन से कहता है, तुम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। और वह कुछ रिसोर्सेज निकालता है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। वे स्क्रीन के बॉक्स में होते हैं और वह अरेंज को देता है और कहता है, जल्दी से जाकर इन सारी चीजों को लेकर अब्रॉड चली जाओ और जहाँ का एड्रेस तुम्हें दिया गया है वहां पर जाकर ये सारे रिसोर्सेज देने हैं। और वह ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीक्रेट सोसाइटी के प्रेसिडेंट को देता है और उससे कहता है, इन सब लोगों को लेकर यहाँ से चले जाओ और इस मैटर को हैंडल करना। और वह सिन ली से लास्ट टाइम अलविदा बोलती है और सिन ली दोबारा से अंदर चला जाता है सबसे लड़ने के लिए। और वह उसे अपनी सारी कहानी बताता है कि वह कोई बुरा इंसान नहीं है, वह भी यहाँ अपने देश के लिए मेहनत कर रहा है। वह यहाँ से देश से गलत लोगों को, गलत संगत को मिटाना चाहता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जेंगी को गाड़ी के अंदर बिठलाता है, लेकिन जेंगी नहीं बैठ पा रही होती है। ये एक दूसरे से आखिरी बार मिलते हैं और एक दूसरे से इमोशनल हग शेयर करते हैं। और सिन ली यहाँ पर जेंगी को गाड़ी के अंदर बिठा देता है और खुद अंदर भाग जाता है उससे लड़ने के लिए। अब अंदर लड़ रहा होता है। इधर सीक्रेट सोसाइटी का प्रेसिडेंट बुरी तरह से इंजर्ड होता है, पर वह अपने पेन को नहीं दिखा सकता था क्योंकि जेंगी ने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से उनकी गाड़ी बिगड़ जाती है, जिस पर वह प्रेसिडेंट उस गाड़ी को ठीक करता है। इधर सिन ली और उसका ब्रदर को देखते हैं जो कि उनसे लड़ रहे होते हैं और वे अपने जीवन की आखिरी सांस तक गिन रहे होते हैं और इसी के साथ वे अपने जीवन की आखिरी स्मोकिंग करते हैं। और तभी वहां पर और पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि वह जो बंदा होता है वह जेंगी को लेकर जैसे एयरपोर्ट पर पहुंचता है, उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा होता है। जेंगी को समझ नहीं आता वह क्या करे क्योंकि उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता। वह आदमी को संभालने की कोशिश करती है ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, पर वह आदमी उससे कहता है कि अब सब कुछ वही करना है जिसके लिए सिन ली और बाकी सारे लोगों ने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया है। हमारे पास इन सब चीजों का टाइम नहीं है। तुम ये बॉक्स और ये सारे रिसोर्सेज ले जाओ ताकि फ्यूचर जनरेशन को पता चले कि वे किसकी वजह से एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जेंगी के सामने दम तोड़ देता है और बुरी तरह से हैरान हो जाती है। और ये कोई एयरपोर्ट नहीं बल्कि एक शिप पोर्ट पर जा रहे होते हैं, जहाँ पर लोग पुराने समय में सपोर्ट का यूज एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के काम के लिए किया करते थे। जेंगी शिप पोर्ट के अंदर पहुंच जाती है और सीन कुछ साल बाद शिफ्ट होता है, जहां पर वे जो रिसोर्सेज होते हैं उन्हें सही जगह पर पहुंचा दिया जाता है। और यहां पर जब वह रिसोर्सेज में से कुछ एक चीजें निकालती है, उसे लगता है कि इनमें से यह जो बुक है वह सिन ली किसी स्पेशल टॉपिक पर लिखी होगी। पर जब वह पढ़ती है तो उसे रियलाइज होता है कि यह बुक पूरी उसकी और सिन ली की पहली मुलाकात के बारे में थी। और वह बुक के हर एक पन्ने को पढ़कर उसे पुरानी याद को जी पा रही थी जो सिन ली ने उसके लिए लिखी थी। उसी के साथ साथ सिन ली का लिखा हुआ आखिरी लेटर भी उसे नसीब होता है और इसी के साथ वह घर जाती है और वह हर एक चीज देखती है। और इसी के साथ इनके ड्रामा की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मतलब हैप्पी तो नहीं पर एंडिंग हो जाती है।